इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय इतिहास से चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। शुरू करने से पहले मैं महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि मैंने यह पूरा अध्याय एक ही वीडियो में खत्म कर दिया है। हो सकता है कि मैं क्वेश्चन आंसर के लिए अलग वीडियो बनाऊं, और यह वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनके यहाँ एनसीईआरटी की बुक चलती है। सबसे पहले चैप्टर के नाम पे गौर करो, भारत में राष्ट्रवाद। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और गर्व की भावना का होना होता है, और यह प्रेम कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि लोग अपने देश के लिए जान भी दे देते हैं। राष्ट्रवाद यानी देशभक्ति। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भारत के लोगों के अंदर देशभक्ति कैसे पैदा हुई। जैसा कि तुम जानते ही हो कि भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजी शासन के दौरान उन्होंने भारत के लोगों पर बहुत अत्याचार किए। उनसे तंग आकर भारतीयों ने बहुत सारे आंदोलन किए। तो इस अध्याय में हम उनमें से कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न समुदायों के लोगों का इन आंदोलनों में क्या योगदान रहा। तो शुरू करते हैं। चैप्टर की कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। जैसा कि तुम जानते हो, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भी भाग लिया था। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए विश्व युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है, युद्ध में बहुत खर्चा होता है, इसलिए युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई, जिसकी भरपाई के लिए अंग्रेजों ने दूसरे देशों से कर्जे लिए और भारत के लोगों पर टैक्स बढ़ा दिए गए। सेकेंड पॉइंट, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। थर्ड पॉइंट, 1913 से 1918 के बीच चीजों के दाम 2 गुने हो गए, जिस कारण आम आदमी को बहुत परेशानी हुई। फोर्थ पॉइंट, ग्रामीण इलाकों में लोगों को जबरन जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों में गुस्सा पैदा हो गया। अंग्रेजी सरकार भारतीय लोगों को जबरन सेना में भर्ती करती थी और उन्हें युद्ध में लड़ाती थी। एक तरह से बोले तो वे भारतीयों को बलि का बकरा बनाते थे। फिफ्थ पॉइंट, भारत के कई भागों में फसल खराब हो जाने के कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया। सिक्स पॉइंट, इसी दौरान फ्लू की महामारी फैल गई। सातवां और अंतिम पॉइंट, खाद्य पदार्थों के अभाव के कारण अकाल पड़ गया और फ्लू की महामारी के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। 120 से 130 लाख को अगर मिलियन में कन्वर्ट करें तो ये 12 से 13 मिलियन के बराबर होगा, क्योंकि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। युद्ध खत्म हो जाने के बाद लोगों को लगा कि सारी मुसीबतें भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे टाइम पर एक नया लीडर उभरा, जिसने लोगों को आंदोलन करने का एक नया तरीका सिखाया। इस लीडर यानी नेता का नाम था महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्याग्रह का विचार इंट्रोड्यूस किया। सत्याग्रह का आसान मतलब समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। सत्याग्रह जन आंदोलन का एक ऐसा तरीका था जिसमें लोग अहिंसा के रास्ते पर चलकर सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ते थे। सत्याग्रह का मतलब ही है कि सत्य के लिए आग्रह। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने वहां एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलकर वहां की नस्ल भेदी सरकार से लोहा लिया था, जिसे वे सत्याग्रह कहते थे। दक्षिण अफ्रीका की सरकार नस्ल के आधार पे यानी रंग के आधार पे लोगों के बीच भेदभाव करते थे। वहां की सरकार गोरे लोगों को ऊंचा और काले लोगों को नीचा समझती थी। इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। अब सत्याग्रह का थोड़ा सा बड़ा मतलब समझो। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना। गांधी जी कहते थे, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, आप अन्याय के खिलाफ हैं, तो आपको उससे मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। गांधी जी का विश्वास था कि एक सत्याग्रही यानी जो सत्य के रास्ते पर चलता है, वो अहिंसा के द्वारा ही अपनी लड़ाई जीत सकता है।
भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। पहला सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में चलाया था, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और यह आंदोलन 1917 ईस्वी में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, इसको समझते हैं। बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति लागू कर दी थी। इसके अनुसार प्रत्येक किसानों को अपनी कुल भूमि के 20/3 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। 3 कठिया पद्धति मतलब 20/3, और इसका मतलब ये होता है कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है ना, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। और अगर नील की खेती लगातार 2-3 साल किया जाए तो खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, मतलब वहां पर फिर अनाज नहीं उपजता है। इसलिए गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया। इसके बाद गांधी जी ने गुजरात के खेरा जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था, और यह आंदोलन 1917 ईस्वी में किया गया था। क्यों किया गया था, इसको समझते हैं। गुजरात के खेरा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। इस सत्याग्रह की मांग थी कि कर यानी टैक्स वसूली में ढील दी जाए, क्योंकि खेरा जिले के किसान फसल खराब हो जाने के कारण एवं प्लेग की महामारी के कारण अंग्रेजों को लगान चुकाने के हालत में नहीं थे। इसलिए गांधी जी ने गुजरात के खेरा जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था, जिससे कि अंग्रेज लोग किसानों से टैक्स यानी कर न वसूले। इसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था, और यह 1918 ईस्वी में किया गया था। क्यों किया गया था, इसको समझते हैं। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण मिल मजदूरों को प्लेग बोनस दिया जाता था। प्लेग बोनस का मतलब समझो। प्लेग की बीमारी फैलने के कारण मिल मालिक मजदूरों को कुछ बढ़ाकर वेतन देते थे, जिसे प्लेग बोनस कहा जाता था। तो सन 1918 में मिल मालिकों ने बोनस समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसका मिल मजदूरों ने विरोध किया। गांधी जी ने इस मामले में किसानों का साथ दिया और इसमें हस्तक्षेप करते हुए किसानों के साथ मिलकर भूख हड़ताल यानी अनशन किया। अंत में मिल मालिकों ने तंग आकर 35% बोनस देने पर राजी हो गए। ये सब चल ही रहा था कि अंग्रेजों ने भारत में रॉलेट एक्ट कानून पारित कर दिया। अब हम रॉलेट एक्ट के बारे में समझते हैं। रॉलेट एक्ट अंग्रेजी सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया था। भारतीय सदस्यों ने इसका घोर विरोध किया, लेकिन फिर भी यह पारित हो गया था। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार के पास राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की शक्ति आ गई थी। इसके तहत बिना मुकदमा चलाए ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। यानी अंग्रेज लोग सिर्फ शक के दायरे में रखकर वो भारतीय लोगों को 2 साल तक जेल में बंद करके रख सकते थे। इसलिए इस कानून को भारतीयों ने काला कानून भी कहा था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल के साथ रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। लोगों ने विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया। रेल कारखानों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। फिर अंग्रेज लोग बौखला गए। अंग्रेजी हुकूमतों ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। अमृतसर में कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। यही होता था जब भी कोई भारतीय अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाता था तो सबसे पहले बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाता था। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि गांधी जी के दिल्ली आने से बड़ी बड़ी रैलियां होगी जो उनके लिए खतरा साबित होगी। फिर 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। ये जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, फिर भी अंग्रेजों ने इन पर गोलियां चला दी, जिससे भारतीय लोग अपना आपा खो दिए
और इसके बाद लोगों ने बैंकों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। इस कारण अंग्रेजी सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। तुम सोच रहे होगे कि मार्शल लॉ क्या होता है। तो मार्शल लॉ का अर्थ है किसी एक क्षेत्र में सारी शक्तियां यानी पावर्स आर्मी के हाथों में आ जाना। ये तब होता है जब वहां के स्थानीय पुलिसों से वहां के हालात नहीं संभलते। रॉलेट सत्याग्रह चल ही रहा था कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बड़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में आए हुए थे। कुछ लोग सरकार के द्वारा लागू किए गए रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन करने आए थे और बाकी हर साल की तरह बैसाखी का मेला देखने आए थे। फिर जनरल डायर बाग में अपने सिपाहियों के साथ आया और सारे निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। अंग्रेजों के ऐसा करने का एक ही मकसद था कि भारतीयों के मन में डर समा जाए और भविष्य में वे कभी अंग्रेजों का विरोध ना करें। और यह बात खुद जनरल डायर ने बाद में बोला था। तुमने देखा कि सरकार का रवैया बहुत ही ज्यादा क्रूर था, इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लोग पुलिस से भिड़ने लगे, सरकारी इमारतों पर हमले करने लगे। इसके बदले में सरकार बौखला गई। वो लोगों पर कोड़े बरसाने लगी और गांवों को बम से उड़ाने लगी। हिंसा फैलते देख गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह बंद कर दिया। रॉलेट सत्याग्रह बहुत बड़े लेवल पर तो था, लेकिन कहीं ना कहीं यह शहरों तक ही सीमित था। इसलिए गांधी जी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक साथ आ जाएं। इसलिए गांधी जी ने इसको रियलिटी बनाने के लिए खिलाफत का मुद्दा उठाया। अब खिलाफत का मुद्दा क्या था ये मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम लोग मार्क्स के अनुसार उतने पॉइंट लिखाना। तो सुनो, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की इंग्लैंड से हार गया था। तब यह अफवाह फैलने लगी कि अंग्रेज लोग अब तुर्की के शासक को सत्ता से हटा देंगे और ऐसा ही हुआ। हार के बाद तुर्की के शासक को सत्ता से हटा दिया गया। तुर्की का शासक पूरे दुनिया में इस्लामी संप्रदाय का धार्मिक गुरु भी हुआ करता था, जिसे लोग खलीफा भी कहते थे। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा को पद से हटाने पर अंग्रेजों का बहुत ज्यादा विरोध किया और इसे ही हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। खलीफा की शक्ति बचाने और सत्ता वापस दिलाने के उद्देश्य से बंबई में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। दो युवा मुस्लिम नेता मोहम्मद अली और शौकत अली इस कमेटी के अध्यक्ष थे। इन दोनों मुस्लिम नेताओं ने यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर यानी खिलाफत के मुद्दे पर सत्याग्रह आंदोलन करें। गांधी जी को हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने का यह एक अच्छा अवसर लगा, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ हो जाए। इसलिए अगस्त 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के दूसरे नेताओं को खिलाफत और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा और कांग्रेस के दूसरे नेताओं द्वारा इसे स्वीकार किया गया। तो यहां से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने लिखा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग के कारण ही स्थापित हो पाया था और उसी के सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे हैं। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें यानी अंग्रेजों का सहयोग ना करें तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर ढह जाएगी और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, यानी हमें
आजाद देश मिल जाएगा। इसके लिए महात्मा गांधी ने अपने भारतीय लोगों के सामने कुछ प्रस्ताव रखे। तो असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव नीचे लिखे गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई पदवियों को वापस करना। सेकेंड पॉइंट, सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, कोर्ट, विधायी परिषदों और स्कूलों का बहिष्कार। थर्ड पॉइंट, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। फोर्थ पॉइंट, यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से फिर भी बाज न आए तो पूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। असहयोग आंदोलन के विभिन्न मायने, यानी अलग अलग समुदायों के लोगों के लिए, अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए असहयोग आंदोलन के अर्थ अलग अलग थे। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया था और हर वर्ग की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। सबने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया था, यानी सभी को स्वतंत्र देश चाहिए था, लेकिन विभिन्न लोगों के लिए इसके विभिन्न अर्थ थे। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यम वर्ग के लोगों का। शहरों में आंदोलन की शुरुआत मध्यम वर्ग से हुई। छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी विद्यालय छोड़ दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब के दुकानों के रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया। इन सभी कारणों से अंग्रेजी शासन के अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजी अर्थव्यवस्था पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़े का आयात आधा हो गया। इसका मूल्य 102 करोड़ रुपए से घटकर 57 करोड़ रुपए रह गया। लोगों ने आयातित कपड़े त्यागने, यानी विदेशी कपड़ों को त्यागने और भारतीय कपड़े पहनने शुरू कर दिए, जिससे भारतीय कपड़ा मिलों और हाथ करघे का उत्पादन बढ़ा तथा खादी का उपयोग लोकप्रिय हुआ। लेकिन कुछ समय बाद यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। तो शहरों में यह आंदोलन क्यों धीमा पड़ने लगा, क्या परेशानी हुई मध्यम वर्ग के लोगों को, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने के कई कारण थे। फर्स्ट, खादी का कपड़ा विदेशी कपड़े से ज्यादा महंगा था। इस कारण वे बहुत लंबे समय तक मिल के कपड़ों का बहिष्कार नहीं कर सके। सेकेंड पॉइंट, वैकल्पिक भारतीय संस्थानों के स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। तो छात्र पढ़ने और शिक्षक पढ़ाने कहाँ जाते, इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया। थर्ड पॉइंट, वकील दोबारा सरकारी अदालतों में काम करने लगे। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रामीण इलाकों में किसानों ने असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ निकाला। तो इसे हम अवध में किसान आंदोलन के एक उदाहरण से समझते हैं। अवध में बाबा रामचंद्र ने आंदोलन की अगुवाई की। उन्होंने इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम किया था। गिरमिटिया मजदूर उन मजदूरों को कहा जाता था जिन्हें अंग्रेज लोग जबरदस्ती काम करने के लिए विदेश भेजते थे। इन्हें बंधुआ मजदूर भी कहा जाता था। अवध के किसानों का आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान एवं तरह तरह के कर वसूलते थे। किसानों को बेगार भी करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाना होता है। अवध के किसानों की क्या मांग थी? तो अवध के किसानों की मांग थी कि लगान को कम कर दिया जाए, बेगार को समाप्त कर दिया जाए। दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इस कारण अवध के किसानों ने जमींदारों को नाई, धोबी जैसी सुविधाएं देना बंद कर दी। तालुकदारों और जमींदारों पर हमले करने लगे। बाजारों में वे तालुकदारों और जमींदारों को लूटने लगे, यानी बाजारों में लूटपाट होने लगी। अक्टूबर 1920 में जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसान सभा का गठन किया।
अब हम लोग समझेंगे कि आदिवासियों ने असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ निकाला। तो इसे समझने के लिए हम आंध्र प्रदेश में आदिवासियों के आंदोलन का उदाहरण लेते हैं। जंगल से संबंधित नए कानून उनकी यानी आदिवासियों की आजीविका के लिए खतरा साबित हो रहे थे। उन्हें जंगल में पशु चराने और वहां से फल और लकड़ियों लाने से रोका जाता था। सरकार उन्हें सड़क निर्माण में बेगार करने के लिए बाधित करती थी। बेगार का मतलब मैंने पहले समझा दिया था कि बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाना, ठीक है। इन सभी कारणों से आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोग बहुत ज्यादा हिंसक हो गए। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी क्षेत्रों में अल्लूरी सीताराम राजू, और याद रखना कि ये एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है, के नेतृत्व में हिंसक गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया गया। और गुरिल्ला का मतलब यहाँ कोई गुरिल्ला जानवर से नहीं है, ठीक है। गुस्साए आदिवासी विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की गई। और फिर अंत में 1924 ईस्वी में राजू पकड़ा गया और उसे फांसी दे दी गई। अब हम पढ़ेंगे कि असम के बागानों में काम करने वाले मजदूरों ने असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ निकाला। तो सबसे पहले बागान का मतलब समझो। बागान उस बड़े क्षेत्र को कहते हैं जहां फसल उगाई जाती है। तो सन 1859 ईस्वी के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागान श्रमिकों को अनुमति के बिना चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जहां काम करते थे, जिस जगह काम करते थे, जिस स्थान पर काम करते थे बागान में, उसके बाहर नहीं आ जा सकते थे, वो घर नहीं आ जा सकते थे, ठीक है। असम में बागान श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ था कि वे उस सीमित स्थान के अंदर बाहर आ जा सके। मतलब ये कोई जो स्थान था जहां वो बागान करते थे उसके बाहर आ जा सके, ठीक है। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों श्रमिक बागान को छोड़ अपने घरों के लिए रवाना हो गए। उनका मानना था कि गांधी राज आने वाला है और सबको अपने गांव में जमीन दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंग्रेजों ने ट्रेनों को हड़ताल पर कर दिया, यानी ट्रेनों को बंद करवा दिया, और वे लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए। उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया गया और उन्हें खूब पीटा गया। और अंग्रेजों ने फिर उन लोगों को बागान में ले आया। और ये था कि अलग अलग वर्गों समुदायों के लोगों ने असहयोग आंदोलन को कैसे लिया। फिर इसी दौरान फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई। तो नेक्स्ट पेज पर हम समझते हैं कि चौरी चौरा की घटना क्या थी। चौरी चौरा की घटना फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। इसी के लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। तो लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला शुरू कर दिया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। यह घटना गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के चौरा चौरी में हुई थी। जब खबर गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह हिंसक हो रहा है। और गांधी जी हिंसा के विरोधी थे, वे हिंसा नहीं चाहते थे। और उन्हें लगा कि सत्याग्रहियों को बड़े पैमाने पर संघर्ष के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे। पहले उन्होंने चुनावों का बहिष्कार किया था, लेकिन अब वे राज्यों के काउंसिल के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिलों का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कुछ नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे कुछ पुराने नेताओं ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी बनाई, जिससे कि काउंसिल चुनावों में भाग लिया जा सकता था और अंग्रेजी सिस्टम का भाग माना जा सकता था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वराज
के पक्ष में थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि भारतीय नेता लोग चुनावों में भाग ले। ये चाहते थे कि उग्र जन आंदोलन हो और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तुमने देखा कि कांग्रेस के नेता लोगों के सोचने का तरीका अलग अलग था। वे अलग अलग तरीके से आंदोलन करना चाहते थे। तो हम यह कह सकते हैं कि यह कांग्रेस में अंतर विरोध का एक समय था, यानी अंतर विरोध का एक काल था। इसी काल में विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी पड़ गई और विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का असर भारत में भी महसूस किया जाने लगा। तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या असर पड़ा? तो फर्स्ट पॉइंट, 1926 से खाद्यान्नों की कीमतें गिरने लगी और 1930 में मूंग के बल गिरी, यानी 1930 में खाद्यान्नों की कीमतें बहुत ज्यादा कम हो गई। सेकेंड पॉइंट, महामंदी के प्रभाव के कारण पूरे देश में तबाही का माहौल था। इसी दौरान साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन का भारत ने जोरदार विरोध किया। साइमन कमीशन क्या था और भारतीय लोगों ने इसका क्यों विरोध किया, आगे हम समझते हैं। ब्रिटेन सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन गठित किया। इस कमीशन को भारत में संवैधानिक सिस्टम के कार्य का मूल्यांकन करने और जरूरी बदलाव के सुझाव देने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो समझो कि सुधार करना है भारतीय कानून में, यानी भारतीय संवैधानिक सिस्टम में, उसमें भारतीय सदस्य ही ना हो, ये तो गलत बात है ना। इसलिए जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, तब इसका स्वागत साइमन वापस जाओ के नारों के साथ हुआ। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे एक मुख्य नेता लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी लग गई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन के विरोध को देखकर वायसराय इरविन ने भारतीयों को लुभाने वाले ऑफर्स दिए, जैसे कि तुम्हें स्वराज दे दिया जाएगा, जिससे भारतीयों में राष्ट्रवादी आंदोलन बंद हो जाए। लेकिन कांग्रेस के नेता लोग इतने से खुश नहीं हुए और वे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे। यहाँ पर बच्चा तेज निकला, उसे चॉकलेट नहीं बल्कि रसगुल्ले चाहिए। इसलिए दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया, जिसमें लोगों ने पूर्ण स्वराज की लड़ाई के लिए प्रतिज्ञा ली। लेकिन इस पर लोगों ने खास ध्यान नहीं दिया। फिर गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक पत्र भेजा, जिसमें 11 मांगे थी, जिनमें से एक नमक कर को समाप्त करने की मांग थी। जैसा कि तुम जानते ही हो कि नमक तो सभी खाते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर। इसलिए ये डिमांड छोटी तो थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। महात्मा गांधी का पत्र एक चेतावनी की तरह था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगा। और ऐसा ही हुआ। इरविन ने मांगे नहीं पूरी की तो गांधी जी ने दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दांडी मार्च क्या था, यह हम पढ़ेंगे अगले पेज पर। दांडी मार्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, इसको याद कर लेना। गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया। ये और इनकी टोली ने साबरमती से दांडी तक 240 मील की दूरी 24 दिनों में तय की, यानी वे लोग 10 मील रोज चले। गांधी जी जहां भी रुकते उनको सुनने के लिए हजारों लोग जमा हो जाते। गांधी जी उन्हें स्वराज और अहिंसा के बारे में बताते। गांधी जी उन्हें बताते कि उनका स्वराज और अहिंसा से क्या मतलब है। 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे और समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया
और नमक कानून का उल्लंघन किया। यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब समझो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किन किन लोगों ने भाग लिया। देश के विभिन्न भागों में नमक कानून को तोड़ा गया और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया गया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और शराब के दुकानों के आगे प्रदर्शन किया गया। किसानों ने अंग्रेजों को लगान देने से मना कर दिया। आदिवासियों ने जंगल संबंधी कानूनों का उल्लंघन किया। वे जंगल में घुसे और मवेशियों को चराया और वहां से जलावन के लिए लकड़ियां भी काटी। अब हम पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या अंतर है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से अलग था। तो पहला पॉइंट है, इस आंदोलन में कानून की अवज्ञा यानी कानून नहीं मानना को मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था, जबकि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशी शासन का असहयोग था। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जहां असहयोग आंदोलन का लक्ष्य स्वराज्य था, वहीं इस आंदोलन ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। थर्ड पॉइंट, इस आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, जबकि असहयोग आंदोलन में उनकी संख्या यानी महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। अब हम पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर अंग्रेजी सरकार ने कैसे रिएक्ट किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पर अंग्रेजी शासन की क्या प्रतिक्रिया रही। अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को बंदी बनाना शुरू किया। इससे कई स्थानों पर हिंसक झड़पें हुई। पहले अब्दुल गफ्फार और फिर एक महीने बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब देखकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और लोग पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, कोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए। फिर सरकार ने इन लोगों को दबाने की कोशिश की और बहुत क्रूर रास्ता अपनाया। सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, यहां तक कि महिलाओं और बच्चों को भी पीटा गया। लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद गांधी जी को लगा कि सब गड़बड़ हो रहा है, तो गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया और इस तरह से असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई। उस समय गांधी जी को लगा कि हमें फिलहाल अंग्रेजों से समझौता कर लेना चाहिए। इसके लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ, यानी गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता क्या था वो हम समझते हैं अगले पेज पे। गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है और इसके अनुसार लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी जी तैयार हो गए। इसके बदले में सरकार राजनैतिक कैदियों को रिहा करने को मान गई। फिर गांधी जी दिसंबर 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, लेकिन वहां बात नहीं बनी और वार्ता विफल हो गई और गांधी जी को निराश होकर लौटना पड़ा। जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने पाया कि अधिकांश नेता जेल में थे और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। मीटिंग, धरना और प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए थे। फिर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू किया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 2। लेकिन 1934 आते आते आंदोलन ने दम तोड़ दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जब दोबारा शुरू किया गया तो वह क्यों सफल नहीं हो पाया, वो हम पढ़ेंगे अगले पेज से। अलग अलग वर्गों और समुदायों के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे लिया और यह क्यों असफल हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे संपन्न किसान की। अंग्रेजों ने जब लगान कम करने से मना कर दिया, तब अमीर किसान यानी संपन्न किसान समुदाय भी आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन जब 1931 में लगान दरों में सुधार के बगैर ही आंदोलन बंद कर दिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई।
इसलिए जब 1932 में आंदोलन को दोबारा शुरू किया गया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू किया गया, तो अधिकांश किसानों ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। अब हम बात करेंगे गरीब किसानों की कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में गरीब किसानों का क्या रोल रहा। छोटे किसान बड़े जमींदारों के जमीन पर खेती करते थे और बदले में वे धनी जमींदारों को भाड़ा देते थे, तो आर्थिक महामंदी के कारण उनका भाड़ा देना कठिन हो गया। इसलिए छोटे किसान चाहते थे कि जमींदार उनके बकाया भाड़ा माफ कर दे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी भाड़ा विरोधी आंदोलन में उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस अपना संबंध धनी जमींदारों के साथ खराब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि धनी जमींदार लोग आर्थिक रूप से आंदोलन में कांग्रेस की मदद करते थे। इसलिए कांग्रेस और गरीब किसानों के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं रहे थे, और यही कारण था कि गरीब किसानों का आंदोलन में कुछ अच्छा रोल नहीं रहा। अब हम पढ़ेंगे व्यवसायी वर्ग का, यानी व्यापारियों का आंदोलन में क्या योगदान रहा। व्यापारी वर्ग अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे। वे अंग्रेजी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ थे जो व्यवसाय में बाधा डाल रहे थे। वे आयातित विदेशी सामानों से सुरक्षा चाहते थे, क्योंकि भारतीय बाजार में विदेशी सामान आएंगे तो उनका सामान बहुत ही कम बिकेगा। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आर्थिक सहायता दी थी और उन्होंने आयातित मालों को खरीदना और बेचना बंद कर दिया। सभी व्यापारियों के लिए स्वराज का एक ही मतलब था, एक ऐसा समय जब व्यापार पर औपनिवेशिक बाधा नहीं रहेगी, यानी वे आजादी से व्यापार कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे महिलाओं की कि महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कैसे भाग लिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रथम और द्वितीय दोनों में महिलाओं ने बड़े पैमानों पर हिस्सा लिया था। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाई और शराब की दुकानों के सामने धरने दिए। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। महिलाएं देश सेवा को अपनी पवित्र कर्तव्य मानती थी। तो ये था कि विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फर्स्ट और सेकंड में कैसे भाग लिया, और इतना होने के बाद भी सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल रहा। तो यहीं पर प्रश्न उठता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों असफल रहा। तो इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों नहीं सफल हो पाया, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, इनको याद कर लेना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, लंबे समय तक कांग्रेस ने दलितों पर यानी निम्न जाति के हिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे उच्च जाति के हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहते थे। यही कारण था कि आंदोलन में दलितों की भागीदारी बहुत कम रही। सेकेंड पॉइंट, असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से दूर होता गया। थर्ड पॉइंट, 1920 के दशक के मध्य से ही कांग्रेस को हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों के साथ जोड़कर देखा जाने लगा, जिससे मुस्लिमों को लगा कि भारत पर सिर्फ हिंदुओं का शासन होने वाला है, इसलिए मुस्लिमों की भागीदारी बहुत कम दिखी। फोर्थ पॉइंट, कुछ मुस्लिम नेता जैसे मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिमों के लिए केंद्रीय विधायिका में आरक्षित सीट चाहते थे, लेकिन इनके मांग को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि गांधी जी को लगा कि इससे हिंदू मुसलमानों के बीच एकता कम हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, जब लगान दरों में सुधार के बगैर ही आंदोलन 1931 में बंद कर दिया गया, तो अमीर किसानों को बड़ी निराशा हुई। इसलिए जब 1932 में आंदोलन को दोबारा शुरू किया गया, तो इन्होंने आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया। छठा और अंतिम पॉइंट, कांग्रेस बड़े बड़े उद्योगपतियों के नजदीक थे, क्योंकि ये लोग कांग्रेस को आंदोलन के लिए आर्थिक मदद करते थे, इसलिए मजदूरों ने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी।
तो ये साधारण से 6 पॉइंट थे, ठीक है। इनको याद रख कर लेना तुम लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अंतिम में 2-3 टॉपिक बचते हैं और इनसे एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं तुम लोगों को ये टॉपिक्स पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा पूना पैक्ट यानी पूना समझौता। कब हुआ था और क्यों हुआ था, ध्यान से समझना। तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं यानी उच्च जाति के हिंदुओं तथा दलितों यानी निम्न जाति के हिंदुओं के मध्य एक समझौता किया गया। इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1932 में दलित वर्ग संगठन बनाया जो दलितों के हितों की रक्षा के लिए काम करते थे और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करने लगे। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। गांधी जी को लगता था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होने से समाज की एकता कम हो जाएगी। अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। पूना पैक्ट के द्वारा दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें यानी रिजर्व सीट्स मिल गई, लेकिन मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। और मैं तुम लोगों को एक बात बताना भूल गया, गांधी जी दलितों को हरिजन कहा करते थे, हरिजन यानी भगवान के बच्चे। हमारा अगला टॉपिक है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग मुस्लिमों का एक संगठन था। तुम्हें समझना है कि इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, इस संगठन के उद्देश्य क्या थे, तो इसे ध्यान से समझना, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक दल अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। उन्होंने वायसराय मिंटो से मुसलमानों के लिए सभी इकाइयों में एक अलग निर्वाचक मंडल बनाए जाने की मांग की। लॉर्ड मिंटो ने इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन किया क्योंकि ये लोग चाहते ही थे कि हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएं, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। क्वेश्चन आ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। तो फर्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना। सेकेंड पॉइंट, भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना। थर्ड पॉइंट, मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना। फोर्थ पॉइंट, सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को उचित स्थान दिलाना आदि। हमारा अंतिम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सामूहिक अपनेपन का भाव। तो लोगों में अपनेपन के भाव उत्पन्न होने के कारण राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास के क्या कारण थे। तो इसके लिए पहला पॉइंट है कि भारत में आजादी के लिए चलने वाले लंबे संघर्ष ने लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। सेकेंड पॉइंट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पहली बार भारत माता की तस्वीर बनाई, जिससे लोगों के मन में एक भावना जगी कि भारत हमारी माता है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। थर्ड पॉइंट, इन्होंने यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही भारत माता की स्तुति के लिए वंदे मातरम गीत भी लिखा, जिस गीत को विभिन्न आंदोलनों में गाया जाने लगा। और तुम लोग जानते ही हो कि इसी गीत को बाद में बदलकर राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट, गांधी जी ने स्वराज का एक झंडा बनाया जिसमें 3 रंग थे, सफेद, हरा और लाल। झंडे के बीच में एक चरखा था जो स्वावलंबन का प्रतीक था। स्वावलंबन मतलब खुद पर निर्भर रहना। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना अंग्रेजी सरकार के प्रति अवज्ञा का प्रतीक था। पांचवा और अंतिम पॉइंट, भारत के इतिहास को सुनकर भी लोगों में राष्ट्रवाद बढ़ा। जैसे तुम लोगों को भारत का इतिहास सुनकर अच्छा लगता है, इसी तरह से उन लोगों को भी भारत का इतिहास सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और वे अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रेरित हुए होंगे। और यही हुआ तुम्हारा चैप्टर खत्म। जोर से बोलो भारत माता की जय।
इस चैप्टर से तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। इस देश की विविधता तुम जानते ही हो। कोई पंजाबी है तो कोई गुजराती, कोई बिहारी है तो कोई बंगाली, कोई हिंदी बोलता है तो कोई तमिल, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान, कोई सिख है तो कोई ईसाई। लेकिन हमें कोई एक चीज कॉमन है, तो वह है कि हम सभी भारतीय हैं। इसलिए हमें इस देश की रक्षा करनी चाहिए। यही सीख देकर मैं तुम लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।